हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 14th ऑफ मार्च। तो हमारा जो पहला टॉपिक है जो कंटेक्स्ट में है काफी ज्यादा, वो है वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर। तो ये दुनिया का पहला ऐसा है जो बैम्बू को क्रैश करके और उससे फिर सड़क बनाने में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि ये कहां पर इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया है, और आपको ये देखने को मिल जाएगा हमारे प्यारे भारत में ही, और ये महाराष्ट्र में, यानी कि स्टेट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर कौन से स्टेट में इंप्लीमेंट किया गया है, तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। और अगर कंट्री वाइज पूछा जाएगा तो आपको तो पता ही है, इंडिया। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में हाईवे है, उधर इसको इंस्टॉल किया गया बैम्बू क्रैश बैरियर को, और ये दुनिया का ऐसा पहला अनोखा है, यानी कि इंडिया क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम कितना ज्यादा काम कर रहे हैं उसकी ये बहुत बड़ी एग्जांपल होता है। दुनिया का ये पहला 200 मीटर का लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर होगा, जो कि आप हाईवे इतना पढ़ना नहीं है कि वानी वरोरा हाईवे, ये सब विदर्भ वाले रीजन में है महाराष्ट्र के। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं जो नाम दिया गया है वो बाहुबली के नाम से भी इसको जाना जाएगा। तो एक्चुअली ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कि मतलब वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर जो है उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो बाहुबली के नाम से। वैसे तो आपको पता ही है, काफी फेमस है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली बैम्बू जो है उसको आपको, मतलब ज्यादातर आप देखोगे बैम्बू वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट वाले जो रीजन्स हैं उधर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और वेस्ट बंगाल में। तो उधर आपको बैम्बू बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, तो उनको रिसाइकल करके और इसके बाद में उनका सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। और बेसिकली आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से ये, मतलब इवन इंदौर वगैरह में भी इसका टेस्टिंग किया जा चुका था, और बाद में इसको फुल्ली इंप्लीमेंटेशन जो है वो महाराष्ट्र ने इसको करके दिखाया है। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी ये एड्रेस करेगा कि किस तरीके से मतलब हम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स को भी ले सकते हैं, और एग्रो फ्रेंडली, मतलब एग्रीकल्चर को हम फ्रेंडली तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड। बेसिकली ये काफी न्यूज में है इस वक्त। प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड जो है वो दुनिया का पहला क्रॉस बॉर्डर कार्बन कैप्चर स्टोरेज है। दुनिया का पहला क्या है? क्रॉस बॉर्डर, यानी कि एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, और कार्बन कैप्चर स्टोरेज मतलब जो कार्बन होता है एटमॉस्फेयर में उसको कैप्चर करके स्टोर करना। ठीक है, बेसिकली आप पढ़े होंगे ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन। ठीक है, ये सारे जो चीजें होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है किससे जुड़ा हुआ है। अब नाम में आप देखोगे तो ग्रीन है, सैंड है, तो ऑप्शंस भी कुछ वैसे तरीके से अगर आएगा तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये दुनिया का पहला क्रॉस बॉर्डर कार्बन कैप्चर स्टोरेज है। ठीक है, नाउ इसको हम देख लेते हैं कि ये कहां पे है। तो ये बेसिकली आपको डेनमार्क का जो रीजन है नॉर्थ सी में लोकेटेड, उधर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये नॉर्थ सी का जो रीजन है, वहां जो डेनमार्क कंट्री है, उधर ये कार्बन स्टोरेज प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड के नाम से। और ये दुनिया का पहला ऐसा होगा जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट किया जाएगा ऑफ शोर स्टोरेज में। अच्छा, दो शब्द होता है, ऑन शोर और ऑफ शोर। ऑन शोर का मतलब क्या है कि बेसिकली कोस्टल एरियाज के पास का हिस्सा। ठीक है, ऑन शोर का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो कोस्टल स्टेट्स हैं गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, तो ये आप कह सकते हो कि मतलब ऑन शोर है। और ऑफ शोर का मतलब कि मध्य भारत में, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट लाई करता है बेसिकली, तो इस वजह से ये ऑफ स्टोरेज में आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि दुनिया का पहला ऐसा प्रयास किया गया है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें मतलब ऑफ शोर करके स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली आप देखोगे कि इसी को प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड के नाम से जोड़ा गया है। नाउ नॉर्थ सी चर्चा में है, तो क्वेश्चन मैप से भी आ सकता है, इसलिए हम ये भी आपको कवर करा रहे हैं। आप नॉर्थ सी को देखोगे तो बेसिकली नॉर्थ सी नॉर्वेजियन सी ऊपर लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है, अटलांटिक ओशन के वेस्ट में, मतलब ये नॉर्थ सी के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। ठीक है, और साथ साथ में आप देखोगे तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिसको बॉर्डर शेयर करती हैं। इंग्लिश चैनल आप देख सकते हो, स्ट्रेट ऑफ डोवर, और ये इंग्लिश चैनल जो है वो यूके और फ्रांस। कंट्री वाइज अगर आप देखोगे तो ये यूके है और ये फ्रांस है, इधर इंग्लिश चैनल लाई करता है। तो ऐसे प्रश्न भी बने हैं कि इंग्लिश चैनल कौन से दो देशों के बीच में है, तो यूके और फ्रांस के बीच में। स्ट्रेट ऑफ डोवर भी वहीं से गुजरता है। और बाकी कुछ कंट्रीज हैं जो आप देख सकते हो, वैसे इतना कुछ मतलब रट्टा नहीं मारना है। डेनमार्क आपके सामने ये, और यहीं पे प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड जो है वो चालू किया गया है। नॉर्वे शहर आप देख सकते हो, स्वीडन वगैरह भी। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे कुछ कंट्रीज आप बाकी का भी देख सकते हो जब भी आप मैप को देखो। आप बाकी लक्सेमबर्ग जो कंट्री है, आपको पता होगा हमने डेली करंट अफेयर्स में कवर करा था कि ये एक कहीं ना कहीं मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि लैंडलॉक्ड कंट्री जो है वो आती है। नेक्स्ट जो है वो सेंटर ने लॉन्च किया है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम करके।
क्या है ये लीन स्कीम, तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है लीन स्कीम किसके लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। और वहां पे ऑप्शन दिया जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमईज के लिए, इसके अलावा आप देखो कि सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, या फिर एजुकेशन सेक्टर में किसी तरीके से इंप्रूवमेंट के लिए। तो लीन स्कीम जो है वो एमएसएमईज में कंपटीशन को बढ़ाया जा सके, उसके लिए सेंटर ने इसको लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी वगैरह जो है वो बेटर हो सके। साथ साथ में लीन मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, इसको मिनिस्ट्री कौन सी है, तो एमएसएमई वाली ही मंत्रालय है जिन्होंने लॉन्च किया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। और बेसिकली लीन का मतलब यही है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, इन्वेंशन वगैरह में काम किया जा सके। और ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जो कि बेस्ड होता है कि मैक्सिमाइज करना प्रोडक्टिविटी को और मिनिमाइज करना वेस्ट को। मतलब कि जो कूड़ा कचरा होता है उसको एकदम कम करना और जो प्रोडक्टिविटी है उसको एकदम से बढ़ा देना। तो ये आप लीन स्कीम से जोड़ के देख सकते हो। और ये एक रोड मैप है जहां पे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की बात करी जा रही है एमएसएमईज के लिए। और यहाँ पे सारे ही एमएसएमईज जो है जो रजिस्टर्ड है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, ठीक है। अभी हमने सोशल सिक्योरिटी का जो पहला लेक्चर लिया था वहां पे हमने ई श्रम पोर्टल जो है वो भी डिस्कस किया था। तो जो भी लोग सोशल सिक्योरिटी का लेक्चर अगर नहीं देखे हैं और अगर आपने ईपीएफओ का फॉर्म भरा है फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ, एओ या फिर एपीएफसी, तो हमारा वो जो इनिशिएटिव चालू है आप उसको भी सिंसियरली फॉलो करते रहिए, रेगुलर लेक्चर्स, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होगा। और जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो जाकर के फॉर्म प्लीज फिल कर ले, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये उद्यम पोर्टल से जो भी एमएसएमईज रजिस्टर्ड है वो कहीं ना कहीं एलिजिबल है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ साथ में स्फूर्ति जो है, स्फूर्ति भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम्स। यानी कि हमने यहाँ पे दो नए टर्म्स को पढ़ा है, जो कि एक आपका उद्यम पोर्टल, दूसरा स्फूर्ति, एमएसएमई से ही जुड़ा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। फंडिंग कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 90% तक का फंडिंग जो है वो हैंडल करेगी। यानी कि केंद्र सरकार जो है, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो है वो सेंटर के पास में। अब स्टेटमेंट बेस्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि लीन स्कीम पहला तो आपको दे दिया जाएगा कि किस सेक्टर के लिए, तो हमने पढ़ लिया एमएसएमई सेक्टर के लिए, यानी कि मिनिस्ट्री भी वही रहेगी एमएसएमई वाली। दूसरा आपसे स्टेटमेंट में हो सकता है कि मतलब क्या सारे एमएसएमईज जो हैं, मतलब नॉनदलेस कोई भी एमएसएमई हो सब पार्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ठीक है एमएसएमई तो सारे ही होंगे, लेकिन जो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं और स्फूर्ति जैसे प्रोग्राम में भी अपने आप को एनरोल करा रखे हैं। और तीसरा आपको पता होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% जो है वो फंड को कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी होगा 5% का उन एमएसएमईज के लिए जो कि पार्ट है स्फूर्ति क्लस्टर्स का, जिसको ओन किया जाता है किसी भी महिला के द्वारा, किसी भी एससी एसटी कम्युनिटी के द्वारा, और अगर वो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। यानी कि 90% हमने देखा कि सेंटर आपको दे रहे हैं फंड्स, लेकिन 5% एडिशनल भी है। कौन से एमएसएमईज के लिए, उन एमएसएमईज के लिए जो स्फूर्ति के साथ में कहीं ना कहीं इनरोल्ड हो और उनका मैनेजमेंट या तो कोई महिला कर रही हो या फिर एससी एसटी कम्युनिटी कर रहे हो या वो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन से लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका बेनिफिट क्या है, तो ये वेस्टेज जो होता है उसको रिड्यूस करेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और क्वालिटी को बढ़ाएगा, काम वगैरह सेफली हो सके और कहीं ना कहीं मार्केट्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा और इससे कंपटीशन जो है वो बढ़ सकेगा। नाउ नेक्स्ट जो है स्कीम वो पीएम विकास, यानी कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तो ये भी काफी चर्चा में है। पीएम विकास जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। पोस्ट बजट का जो सेमिनार हुआ था वहां पे प्रधानमंत्री ने इसको जोड़ करके देखा, यानी कि इसको अनाउंस किया गया इसी साल के बजट में, 2023 के यूनियन बजट में। पीएम विकास बेसिकली क्या है, तो इंप्रूव करने से जुड़ा हुआ है क्वालिटी, ठीक है। साथ साथ में कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट होता है उसका पहुंच, उसकी सर्विसेज, उसको किस तरीके के लोग मतलब बना रहे हैं, ये सारी चीजें जो है उनको इंटीग्रेट करके डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में जोड़ना। मतलब आप कह सकते हो कहीं ना कहीं अपने सर्विस को, अपने क्वालिटी के जो भी मतलब हम प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं वो साथ मिलकर के काम कर सके और बेहतर दे सके। और ये एमएसएमई सेक्टर को भी कंसीडर करके चलता है। और साथ साथ में इसके कुछ की कंपोनेंट्स भी हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उनको लैस रखना, इसके अलावा ब्रांड का प्रमोशन करना, डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ावा देना, सोशल सिक्योरिटी वगैरह होना, क्योंकि वो भी चीजें जरूरी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट और जो लास्ट है हमारा, एक्चुअली ये बेसिकली स्टैटिक पार्ट है जिसको हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फ्रीडम फाइटर जो विमेन है और जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है भारतीय स्वतंत्रता में, तो कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, तो इस वजह से हम इस चीज को भी साथ कवर करके चल रहे हैं। द रीजन बीइंग आई एम सेइंग कि ये जो डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव है इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और खुद भी इसका लाभ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटी कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट टू ऑन अ रेगुलर बेसिस और बगैर किसी सिंगल पेनी के आपसे लिए हुए।
नेम पहला रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। तो कहीं ना कहीं ये तो हमें फेमस पता ही है कि ये बेसिकली झांसी से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जो भी मतलब अपना अंग्रेजों के खिलाफ जो साहस दिखाया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो इंट्रोड्यूस करा गया था डलहौजी के द्वारा, और उसके बाद में इन्होंने जो भी उस चीज के अगेंस्ट में विद्रोह किया, तो उसके खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई जो है वो फेमस है। फिर बेगम हजरत महल आपको देखने को मिल जाएगा। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है तो वहां पे लखनऊ से ये भी मतलब साथ रहती हैं और बैटल ऑफ चिन्हत में कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ ये भी मतलब हथियार उठाती हैं। तो बैटल ऑफ चिन्हत से जुड़ी हैं बेगम हजरत महल। साथ साथ आप देखोगे सरोजिनी नायडू जी, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट हैं और साथ साथ में पहली भारतीय महिला है जो कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की इवन प्रेसिडेंट भी रही हैं। ठीक है, तो जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं वो बताएंगे कि वो कौन सा ईयर था और कहां पे वो प्रिसाइड किया गया था। ठीक है, जहां पे सरोजिनी नायडू जो है वो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे अगर आप स्टेटमेंट मतलब आपका कमेंट नहीं आता है तो। वैसे जो लोग सिंसियरली देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो इनका रोल जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी रहा है और साथ साथ में इनको टाइटल दिया गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की जो उपाधि है वो किसके द्वारा प्रदान की गई, तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। इनका रोल जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी है और ये पहली भारतीय महिला है जो कि आईएनसी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे एनी बेसेंट की बात कर लेते हैं। तो एनी बेसेंट जो है वो आयरिश बॉर्न ब्रिटिश राइटर हैं और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और साथ साथ आप देखोगे तो जो होम रूल मूवमेंट है सेल्फ रूल वगैरह का, उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था और इनका कंट्रीब्यूशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स में भी रहा है। और एनी बेसेंट का आप देखोगे तो होम रूल मूवमेंट जो है वो एंटायर इंडिया पैन इंडिया को कवर करता था, एक्सक्लूडिंग मतलब बॉम्बे प्रोविंस जो कि बाल गंगाधर तिलक जिनका पहला आया था तो वो कवर करता था। नेक्स्ट आप देखोगे कमला देवी चट्टोपाध्याय, तो ये सोशल रिफॉर्मर रही हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय और इन्होंने भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के फील्ड में महिलाओं को एम्पावर करने से जुड़ा हुआ काफी काम किया है। इसके अलावा बेगम रोकेया, तो बेगम रोकेया जो है वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेटर और राइटर रही हैं और कहीं ना कहीं ये पहली मतलब फाउंडर भी मानी जाती हैं जिन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए ब्रिटिश इंडिया में स्कूल इंट्रोड्यूस करा था, फर्स्ट स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि किसने लाया था ये, तो बेगम रोकेया। इसके अलावा इन्होंने महिलाओं के शिक्षा में काफी काम किया है और साथ साथ हम देखेंगे मैडम भीकाजी कामा, तो ये बेसिकली आप देखोगे इनका भी होम रूल मूवमेंट में रोल रहा है और इन्होंने डिमांड किया इक्वल राइट्स सभी भारतीयों के लिए बगैर किसी धर्म के भेदभाव के, बगैर किसी जेंडर के भेदभाव के। इसके अलावा आप देखोगे तो ये पहली बार भारतीय फ्लैग को विदेशों में भी मतलब लहराती हैं और जो कि जर्मनी में 1907 में इसको मतलब मैडम भीकाजी कामा जो है वो करती हैं और इस वजह से इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ये भी चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके सामने जो है पॉइंट वो अरुणा असफ अली जी का है और अरुणा असफ अली पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 का और ये हॉइस्ट करी थी इंडियन नेशनल फ्लैग को कहां पे, गोवालिया टैंक मैदान जो कि बॉम्बे में उस वक्त हुआ करता था और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा गया है क्योंकि इनका फ्रीडम स्ट्रगल में काफी ज्यादा रोल है। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी फ्रीडम स्ट्रगल में इनके रोल की वजह से आजादी में इनको ये उपाधि भी दी गई है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था, ऑल्दो हमारा यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री भी रिवाइज हुआ है, किस तरीके से रोल रहा है, सारी चीजों को हमने देखा है। साथ साथ करंट अफेयर्स में भी जो कुछ भी रहा है 14 मार्च तक में उन चीजों को आप तक हम डिलीवर कर दिए हैं। अब बाकी आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है वो आप लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके भी बता सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हम इस इनिशिएटिव को आप तक और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी इनिशिएटिव्स को फॉलो करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।